हेलो गाइस, वेलकम टू पीएसएफ पॉडकास्ट नंबर 3। बहुत दिनों बाद हम आए क्योंकि हम बहुत ही बिजी हैं। इंडियन टीम, इंग्लैंड टीम और ओलंपियंस के बाद हम ही सबसे ज्यादा बिजी हैं। क्या कहते हैं प्रागो शर्मा? वेलकम है आपका पीएसएफ में। हाय सर। बहुत कुछ चल रहा है अभी इस वीक स्पोर्ट्स की दुनिया में। और ऐसे उससे स्टार्ट हुआ था, जैसे मेरी आवाज है ऐसे ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। लेकिन अब जब हमारी लड़कियां हॉकी टीम की, हमारे लड़के हॉकी टीम के और पीवी सिंधु, इन सब ने खुशी दी है। सब बोलेंगे 2 मेडल है, पर मैं इसे 2 मेडल नहीं देखता। मैं कहता हूं कि सक्सेसफुल हो रहे हैं हमारे एथलीट। हमारे एथलीट सक्सेसफुल हुए हैं। नेगेटिव्स के बारे में आप छोड़ दीजिए, हमारी चलिए, हॉकी वापस आ रहा है सर फोर फ्रंट पे। आई एम हैप्पी। हमने आई एम हैप्पी। हमने हमने तो कुछ आपसे पूछा ही नहीं शर्मा जी। हमने तो पूछा था आप कैसे हैं, बस दुनिया भर की बातें आपने बता दी। इस पे तो वही बाद में आएंगे। पहले एक चीज बताइए आप कि यस इस सर। बार इस बार मेल एथलीट ज्यादा मेडल लाएंगे कि फीमेल एथलीट? हम हमेशा की तरह इंडिया में सर फीमेल एथलीट ही मेडल लाई है, तो इस बार फीमेल एथलीट लाएंगी। और हाँ, मुझे ये लगता है सर फीमेल एथलीट लाएंगी। मैं आपसे बेट लगाना चाहता हूँ 1-1 करोड़ की कि मेल एथलीट ज्यादा ज्यादा मेडल लाएंगे। सर इसे मैं ये नहीं बोलूंगा, बेट नहीं बोलूंगा सर, मैं इसे बोलूंगा मेल शोविनिज्म। सेक्सिस्ट है सर ये आपकी जो बोलने की नहीं, आइडियोलॉजी। इसके पीछे मेरा एक लॉजिक भी है। मान क्या? लीजिए मान लीजिए अगर इंडियन हॉकी टीम कोई मेडल जीतती है तो उनको कितने मेडल मिलेंगे? 11 प्लस द सब्स्टिट्यूट्स। सर तो और आप कहेंगे कि फीमेल हॉकी भी जीत सकती है जो हम चाहते हैं, लेकिन चांसेस इंडियन मेल के ज्यादा हैं। अब इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये बात करूंगा कि ये आपकी बाकी बातों की तरह ये आपकी बात भी काफी लॉजिकल थी हमेशा की तरह। बट मेरे को बिल्कुल। हैरानी नहीं है सर, आप मतलब ऐसी बातें बोलते रहते हो, नए पर्सपेक्टिव डालते रहते हो इस कॉन्वर्जेशन में। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड। चलिए, बट आप हाँ, इस मतलब बात को टेक्निकली देखा जाए तो यू आर करेक्ट। टेक्निकली हमेशा करेक्ट है। मैं बोलना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा कि स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे टॉपिक अपने पास है, जल्दी जल्दी हम लोग को काम करना है क्योंकि हमारे दर्शकों की तरफ से क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है कि थोड़ा सा इसको शॉर्ट करिए। तो हम शॉर्ट करेंगे आपको। यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस नहीं, पूरा शॉर्ट वीडियो करके देंगे आपको। मेरा जो पहला मुद्दा जो मुझे लग रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा मेरे लिए है, ओलंपिक्स के बारे में आपने पहले ही कुछ बता दिया, लेकिन आज जो हुआ है करंटली सिचुएशन में, हमारे मेल एथलीट्स, फीमेल एथलीट, सब एथलीट तो सब सेम ही होते हैं। एक चीज बताइए, आपका एक्सपेक्टेशन जो ओलंपिक से था अभी तक वो पूरा हो रहा है? सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं थोड़ा एक शॉर्ट शॉर्ट चीज बोलूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इस पे। कि सेकेंड वेव आई इंडिया में कोरोना वायरस की, आई हेटेड माय नेशन। ओलंपिक्स देखना स्टार्ट किया, मेरी आंखों में अपने आप आंसू आ गए। मैं हाइपर नहीं हो रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं अपने आप इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, मुझे पता नहीं क्यों। फिर मैं देख रहा हूँ वहाँ पे हमारे मेंस हॉकी की टीम, और वो तीसरा गोल जब पड़ा, सर रो दिया सर मैंने। सर तो डिफरेंट है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कितने मेडल्स आ रहे हैं इंडिया में, कितने मेडल्स ला रहे हैं हमारे ओलंपियंस, आई डोंट केयर। लेकिन जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ है ओवर द इयर्स, मैं उसकी प्रोग्रेस देख के खुश हूँ। 41 ईयर्स बाद फीमेल सेमीफाइनल में पहुंच रही है, हॉकी टीम पहुंच रही है सेमीफाइनल में। हमारे जो डिस्कस थ्रो है उसमें हमारा और इम्प्रूवमेंट हुई है। अगर हम अपना पर्सनल रिकॉर्ड देखेंगे, हमारे एथलेटिक्स की जो डी चंद थी, तो ये सब इम्प्रूव हो रहा है। सो प्रोग्रेस दिख रही है मुझे, सो आई एम हैप्पी विद दैट। तो काफी पॉजिटिव हूँ मैं इंडिया के स्पोर्ट्स ट्रू। कल्चर को लेकर। मैं भी मतलब सबको पता है, जब हॉकी इंडिया में अच्छा करता है तो सबको अच्छा लगता है, चाहे कोई माने या ना माने। नेशनल स्पोर्ट्स हमारा ऐसे नहीं है, एक नींव है, हॉकी की नींव है। 40-41 साल से मेडल नहीं आया, कोई बात नहीं। लेकिन सब चाहते हैं, अगर आप अपने घर वालों से बात करें या कुछ भी किसी से भी बात करें, किसी की भी जनरेशन से, हमारी पिछली जनरेशन से, आगे जनरेशन से, वो चाहते हैं हॉकी में गोल्ड आए या हॉकी में मेडल आए, हॉकी में इंडिया अच्छा करे, बेसिकली ये कहना चाहता हूँ मैं। तो मेरे हिसाब से भी पहली बार शूटिंग ने बहुत ही डिसअपॉइंट किया मुझे। शूटिंग अप वाज नॉट अप टू द मार्क। बाकी जितने भी खेल आपने जैसे बताया, डिस्कस थ्रो में इम्प्रूवमेंट है, हॉकी में इम्प्रूवमेंट है, और हर चीज में जिसमें इंडिया खेल रही है वो इम्प्रूवमेंट है। तो यही हम लोग इम्प्रूवमेंट ही देखना चाहते हैं। जीत हार तो लगी रहती है, इट्स अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट। बट एक चीज बहुत अच्छी लगी मुझे, पीवी सिंधु। मेरे हिसाब से आपका मैं पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा। मेरे हिसाब से ग्रेटेस्ट फीमेल ओलंपियन बन चुकी हैं वो। 2 मेडल लेके आई हैं। और पहला मेडल जो रियो में आया था, वो उससे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी।
आप भी एग्री करेंगे कि एक्सपेक्ट नहीं किया था, अगर वो ना भी लाती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस बार हमारी बहुत एक्सपेक्टेशन थी। और जनरली ऐसा हुआ है, ऐसा हम लोग हर स्पोर्ट्स में देखा है हम लोगों ने कि जब आप एक्सपेक्टेशन करते हैं किसी सुपरस्टार से तो वो डिलीवर नहीं करता है। आप क्या कहना चाहेंगे पीवी सिंधु के बारे में? तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आई थिंक पीवी सिंधु का जब मैं बैडमिंटन का मैच देख रहा था तो मैं हर पॉइंट पे चेयर कर रहा था। ऑब्वियसली। जैसे उनका हाथ जा रहा था ऊपर ऐसे कर रही थी, मैं भी ये कर रहा था, आया पॉइंट आया। ऐसा लग रहा था कि मैं बैडमिंटन नहीं, मैं फुटबॉल देख रहा हूँ। समझ रहे हो? इस बार सही तो बात है, फीलिंग अलग थी, लेकिन सही बात है। वो जो मैच मैच हुआ उनका वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर के साथ, जो वो हारे, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बट आई थिंक पीवी सिंधु ने बहुत अच्छा फाइट किया, कमबैक किया, ब्रॉन्ज मेडल लाई, सब एक्सपेक्टेड था। और हाँ, मतलब ये जिस कंसिस्टेंसी से वो परफॉर्म कर रही हैं, आई थिंक शी विल इवेंचुअली गेट अ गोल्ड। और काफ़ी अच्छा खेली। जो उनकी ब्रॉन्ज मेडल की गेम थी उसके बारे में बात करूंगा। अगेन इट्स ऑल अबाउट बीइंग पॉजिटिव। तो सेकंड ब्रॉन्ज मेडल की मिली, स्ट्रेट सेट्स में जीती वो और अच्छे से हराया उनको। तो हाँ, मतलब है, आई थिंक शी विल विन अ गोल्ड इवेंचुअली। कोई बड़ी बात नहीं है। टाइपी से हो, कोई इंडोनेशिया से हो, आई थिंक वो जीतेंगी। तो हाँ, शी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओलंपियन इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। 2 मेडल लाई है हाँ, सर। और ये ओलंपिक बेसिकली हम लोग एक्सेप्शन में डालते हैं क्योंकि 5 साल बाद हुआ है, बहुत ही अलग अलग चीजें थी। लेकिन एक सिल्वर आ चुका है रियो में, एक आ गया है ब्रॉन्ज, अब गोल्ड की बारी है पेरिस में। और पेरिस से हमारा अच्छा नाता है, तो पेरिस में मेरे ख्याल से अच्छा होना चाहिए सब कुछ। लेकिन यार एक चीज है, मैच देखते समय ओलंपिक स्पोर्ट जब भी देखो तो एक बात है, हम लोग 4 साल में एक बार फॉलो करते हैं, और टू बी ऑनेस्ट अबाउट है कि हम लोग 4 साल में एक बार फॉलो करते हैं, लेकिन एक जो जज्बा आ जाता है इंडियन टीम का, वो बिल्कुल ओलंपिक में जाएं और काम करें। तो आपको क्या लगता है कि इस इससे लगता है कि क्रिकेट को भी होना चाहिए ओलंपिक में? सर मैं नहीं मानता क्रिकेट को ओलंपिक्स में होना चाहिए। आई थिंक अगर आप मैं तो बकचोदी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अगर मैं एज अ फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, मैं चाहूंगा कि ऐसे छोटे छोटे स्पोर्ट से लोग गोल्ड जीतता कि मैं बायोपिक बना सकूं। बट हाँ, बात में पॉइंट है आपकी। अब सब बायोपिक बनेगी सर। अभी पीवी सिंधु पे बनना बचे, बनेगी बायोपिक। मैंने फिर जो सुना है असम से कि बॉक्सर हाँ, मैंने सुना है मीराबाई चानू की स्क्रिप्ट भी रेडी हो गई है। रेडी हो गई सर। ऐसे वो वेट करते हैं कि गोल्ड आए, करण जौहर वेट करता है, या फिर कोई भी मेन स्ट्रीम कमर्शियल प्रोड्यूसर हाँ, वेट करता है। करण जौहर के तो बस की बात गोल्ड, नहीं है, लेकिन हाँ। जो भी वो वेट करते हैं कि गोल्ड जीता, चल आजा लिखना स्टार्ट। हो गई बायोपिक तैयार, 2 दिन के अंदर खत्म, पैसा खत्म, और लोग रोएंगे 1-2 दिन के लिए, फिर स्पोर्ट्स को भूल जाएंगे। स्टोरी ऑफ आवर नेशन। लेकिन क्रिकेट की जहां तक बात करेंगे, आई थिंक क्रिकेट अगर ओलंपिक में आता है तो अभी हमें पता है क्या होना है, सिल्वर ही आने वाला है। तो हमेशा की तरह अच्छा, 3 रीजन मुझे बताइए जो क्रिकेट ओलंपिक में क्यों आना चाहिए। 3 रीजन है, आप बताइए। टीम क्यों आना चाहिए? कि थोड़े बहुत प्लेयर अच्छे हैं, मतलब इंडिया अच्छा खेल लेती है ओकेजनली कभी कभी, एक रीजन ये। दूसरा कि फिर लोग ओलंपिक्स देखना स्टार्ट करेंगे जब क्रिकेट आएगा ना, तो सब हाँ, लोग सुबह उठ के ओलंपिक्स देखेंगे, चाहे वो टोक्यो में हो फिर चाहे बेल्जियम, वो देखेंगे। और तीसरा रीजन क्या है क्रिकेट देखने का? सर एडवर्टाइजर्स के पास और ज्यादा पैसा आएगा, और ब्रॉडकास्टर्स के पास और ज्यादा पैसा आएगा, और देश की इकोनॉमी का तरक्की होगी। तो ये 3 रीजन दिख रहे हैं मेरे क्या को। इतनी लंबी सोच तो हमें लगता है हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी नहीं है जितनी आपकी आ गई है। तो बेसिकली बोलिए, आपने अच्छी बात है। मेरे हिसाब से क्रिकेट को, आपने जैसा पहला पॉइंट बोला था, क्रिकेट को नहीं आना चाहिए क्योंकि 4 साल में एक गैप होना चाहिए। क्रिकेट हम लोग इतना देखते हैं, 4 साल में एक बार आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, ये बात क्रिकेट से ही अगर स्टार्ट करते हैं, तो 4 तारीख से इंडिया इंग्लैंड सीरीज आने वाली है, और हम जो ब्रॉडकास्टर है सोनी स्पोर्ट्स, उसका हम लोग बदलाव देखेंगे कैसे वो अभी जो जितना उछल रहे हैं वो इंडिया के लिए, वैसे अब देखते हैं क्या करते हैं वो। सोनी 10-1, 10-2, 10-3, सोनी से कितने चैनल से सब पे एक ही चीज आ रही होगी और अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो अगर हम बात करें इंडिया इंग्लैंड की सीरीज की, तो बात कर लेते हैं इंडिया की इंजर्ड लाइनअप पे और इंग्लैंड की नॉन एग्जिस्टेंट बैटिंग लाइनअप पे। तो आप क्या समझते हैं, पहले आप अर्ली प्रेडिक्शन दीजिए अपने, कि आप क्या समझते हैं सीरीज में क्या है, कैसे है, क्या होगा। तो
प्रिडिक्शन के लिए मेरे को सर कहीं जाना नहीं है। जिन्होंने जो हमारे ओजीज हैं, जो ये पहले भी देखा है इशू, सेम प्रिडिक्शन पिछला न्यूजीलैंड वाला, न्यूजीलैंड की सीरीज में जो हुआ एग्जैक्ट इस सीरीज में होने वाला है। सेम किस्सा दोहराया जाएगा, सेम का सेम किस्सा, हिस्ट्री विल बी लेकिन रीरिटन। लेकिन वो अलग बात है यार, वहां पे हम लोग 2-3 दिन पहले पहुंचे थे, यहाँ तो हम लोग घर बसा लिया हम लोगों ने वहीं पे भी, 2 महीने से वहीं पे हाँ पार्टी चल रही, फोटो चल रही है, सब चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना बुरा कुछ होने वाला है। और सर, हमारे हमारे टीम के सबसे ज्यादा जो क्रिटिसाइज करते हैं, माइकल वॉन ने कहा है कि इंडिया 3-1 से जीतेगी। सर माइकल वॉन तो कुछ भी बोलते हैं आजकल, लेकिन बात है कि हाँ, मैं एक और चीज समझूंगा, लोग बेट करते हैं सिचुएशन पे, मैं बेट करता हूँ इंसानों पे। और जो हमें पता है ये बात कहाँ जाने वाली है। सब समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में हाँ। बात करने वाला हूँ। पर चलो उनसे हट के आज हम बात करते हैं, आज हम बात करते हैं रवि शास्त्री। अच्छा, लेकिन रवि शास्त्री की बात सर, करेंगे, क्या बात। नहीं नहीं सर, मजाक कर रहा था, तो मैं नॉर्मल बात कहूंगा। वही मेरे को, आई एम नॉट फिल्ड विद कॉन्फिडेंस जब मैं इस टीम की बात करता हूँ। मुझे क्यों? नहीं पता अगर बुमराह कैसी बॉलिंग करेगा, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता ईशांत शर्मा इंजर्ड होंगे कि नहीं। मेरे हिसाब से जो मोस्ट डिपेंडेबल प्लेयर्स मैं उनकी बात करूंगा, मेरे लिए सबसे मोस्ट डिपेंडेबल प्लेयर इस वक्त इंडिया के लिए एक रोहित शर्मा है, जो चल सकते हैं। दूसरे मेरे लिए मोस्ट डिपेंडेबल हैं अपने मोहम्मद शमी, मेरे आर अश्विन, और चौथे मेरे जो मोस्ट डिपेंडेबल वो हैं, वो हैं अपने, नहीं बस तीन है, चौथा और कोई भी नहीं है। और मेरे को बता दो डिपेंडेबल इंग्लैंड की पिचेस में इन पर्टिकुलर, इन तीन लोगों पे मैं डिपेंड कर सकता हूँ और किसी पे नहीं। अश्विन अगर विकेट स्पिन नहीं कर रहा है, मुझे एक विकेट देगा। मोहम्मद शमी बॉल को हिलाएगा, स्विंग करवाएगा। बैटिंग में रोहित शर्मा अच्छा खेलेगा, बाकी मैं किसी पे विश्वास कर ही नहीं सकता सर। तो आप बोल रहे हो मेरे को वो इंग्लैंड से जीत जाएगी, आई एम नॉट श्योर। कैप्टनसी बेकार होने वाली वो सबको पता है, सो वी हैव टू लिव विद इट, ठीक है। मैंने तो बना लिया कि कैप्टनसी बेकार होनी, जब तो मैं कैप्टनसी पे कुछ दावा लगाता हूँ। सो ऑल आई एम इस लेफ्ट पे विद इज 10 आपका प्लेयर्स, जो इंडिया जो आप एक्टिवली करेंगे वो 10। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें बहुत सारे होल हैं जिसे मैं भरना चाहूंगा। पहली बात, टेस्ट सीरीज जो भी है, 5 मैच की टेस्ट सीरीज है, बहुत लंबी टेस्ट सीरीज होने वाली है। और दूसरी बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप टेस्ट सीरीज, कोई भी टेस्ट सीरीज या कोई भी क्रिकेट मैच आप तभी जीतते हो, दो ही तरीके से जीत सकते हो, या तो आप अच्छा खेलो, या तो आपकी टीम अच्छी हो, या फिर दूसरी टीम बहुत खराब हो। या और और आप अब बोलोगे दूसरी बार केस अगर मैं बात करूंगा तो इंग्लैंड की पिछले 10 साल में सबसे वीकेस्ट टीम, मतलब अगर आप बैटिंग में देखोगे तो पहली इंग्लैंड की टीम है जिनको अभी तक पता नहीं कि उनके बैट के टॉप 6 टॉप 7 कौन होने वाले हैं। उनको कोई आइडिया नहीं है। इंडिया की बॉलिंग लाइनअप और इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप में अगर आप देखो कंडीशन के हिसाब से तो इंग्लैंड को एज है। लेकिन जैसा जो बैट्समैन उन्हें फेस करेंगे, इंग्लैंड के बैट्समैन को और इंडिया के बैट्समैन, तो मुझे नहीं लगता इंग्लैंड के बैट्समैन ज्यादा वहां टिकने वाले हैं। और मुझे सबसे ज्यादा डर सैम करन से लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट, वो 2-3 100 ना मार दें, और जो कि वो मार सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है इंडिया सीरीज जीतेगी। 5 मैचों की सीरीज में कोई भी, मुझे नहीं लगता है कोई भी अच्छी टीम इस इंग्लैंड के अगेंस्ट तो नहीं आ सकती। तो मुझे लगता है कैप्टनसी की, जहां तक बात की आपने विराट कोहली की, टेस्ट में कैप्टनसी में मुझे कभी कोई डाउट नहीं रहा है। आप पता नहीं कैसे कैसा रहे, टेस्ट की कैप्टनसी उनकी हमेशा एक नंबर रही है। हाँ टेस्ट की सर, कैप्टनसी में कोई दिक्कत नहीं है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी आपने यही बोला था, बट हाँ तो रिजल्ट्स आपने देखा। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम सिलेक्शन खराब था, और टीम सिलेक्शन सिर्फ कप्तान का नहीं होता है, आपको पता है, सारे सीनियर प्लेयर और कोच सब इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ऑन फील्ड उसने सब कुछ अच्छा किया। मेरे लिए भी ट्रम्प कार्ड, जो मेरा ट्रम्प कार्ड है वो होगा अपना मोहम्मद शमी बहुत इम्प्रूव किया, मुझे लग रहा है ये जो सीजन है इनका सीजन है। जैसे उन्होंने सेकेंड इनिंग में न्यूजीलैंड में WTC फाइनल में अपनी लंच चेंज करके इम्प्रूव किया था, मुझे लगता है कि ये सीरीज बहुत खतरनाक होने वाली है। लेकिन अभी जो ब्रेकिंग न्यूज अभी तो नहीं हुई है, 7-8 घंटे पहले हुई है, हमारे पेज में हमने फॉलो भी किया, इंस्टाग्राम में और ट्विटर पे भी, कि मोहम्मद सिराज नेट पे बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने मयंक अग्रवाल के सर पे बॉल मारी और वो पहले टेस्ट से बाहर हो गए मयंक अग्रवाल। सो अब हमारे पास ओपनर बचे हैं, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि KL राहुल को करनी पड़ेगी ओपनिंग, जो नहीं चाहते थे लेकिन वह उनको करनी पड़ेगी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? KL राहुल ओपनर। सर वो आज तक दो ही चीजें ओपन करते हैं सर, एक एडवर्टाइजमेंट में माउंटेन ड्यू की बोतल,
और दूसरे जब आप आथिया शेट्टी के घर में जाओ तो वो ओपन करते हैं उनका डोर। और लेकिन मैं इन बातों पे नहीं घुसूंगा, माफ कीजिएगा मुझे कि मैं थोड़ा पर्सनल हो रहा हूँ। बट आई थिंक केएल राहुल के पास, जैसे हम सब ने बोला, कि पोटेंशियल है। पिछली बार उन्होंने ऋषभ पंत के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप डाली थी इंग्लैंड में, अगर आपको याद हो। आई थिंक देयर इज अ डिसेंट प्लेयर इन देयर। बट एक चीज है जो क्रिकेट में सबसे, टेस्ट क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो होता है टेम्परामेंट, जो उनमें नहीं है। केएल राहुल इज अ ब्रिलियंट टी20 क्रिकेटर। और अगर आप उनका देखेंगे 50-50 ओवर्स में या फिर टेस्ट क्रिकेट में, आपको उनको देखिए कभी ऐसा नहीं लगता कि ये सेट हो गया प्लेयर, कि अब ये सेट हो गया, अब ये अपना जमा दिया इसने पाँव, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके टेम्परामेंट का इशू है। अगर बॉल बाहर जा रही है इंग्लैंड में, यू हैव टू लीव अ लॉट ऑफ बॉल्स, ठीक है, यू हैव टू रिस्पेक्ट द बॉलर। वो केएल राहुल नहीं कर सकते। ही इज बिकम मोर ऑफ अ टी20 प्लेयर। जब वो इनिशियली आए थे, वो एक टेस्ट बैट्समैन थे, प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन। उन्होंने अपनी गेम चेंज किया ओवर द इयर्स। नाउ इज मोर ऑफ अ टी20 प्लेयर। सो आई थिंक मैं पर्सनली पृथ्वी शॉ के साथ जाता, बट अभी वो नहीं खेल पाएंगे बिकॉज ऑफ सम रीजंस। मयंक अग्रवाल मेरा ऑप्शन थे, अगर नहीं है आई वुड रादर प्ले हनुमा विहारी एज अ ओपनर। यस। उन्होंने पहले भी ओपन किया है इंग्लैंड में, सो मैं उनके साथ जाना चाहूंगा। मैं भी सोच रहा था हनुमान विहारी इज नॉट अ बैड ऑप्शन, लेकिन जब तक केएल राहुल की बात की, मतलब जो भी प्रैक्टिस मैचेस हुए उसमें अच्छा परफॉर्म किया है केएल राहुल, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं। और मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि हमारा पहला मैच है ट्रेंट ब्रिज में, नॉटिंघम में। और जो पिछले टूर का एक मैच जो हम जीते थे वो नॉटिंघम में ही जीते थे। केएल राहुल ने और रोहित शर्मा, केएल राहुल ने अच्छी ओपनिंग की थी, रोहित शर्मा नहीं थे शायद ओपनर उस समय थे, मुझे लगता है कि उस दौरे में रोहित शर्मा ओपनर थे। उसमें बहुत 2-3 ओपनर थे। एक तो मुरली विजय भी आए थे बीच में ओपनिंग करने, और पृथ्वी शॉ। उस हाँ, पृथ्वी शॉ तो उसमें ओपनिंग अपनी स्टैंड अच्छा हुआ था, लेकिन उस मैच का जो विनर था, मैच विनर था, जिन्होंने 50 भी लगाई थी और 5 विकेट भी लिए थे, वो थे हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या की कमी बहुत ही खलेगी वो, नो डाउट। हार्दिक पांड्या जितना भी हम लोग उनको, उनके बाहर आउट ऑफ द ग्राउंड जो उनकी हरकतें हैं उनके लिए पसंद ना करते हो, लेकिन वो इफेक्टिव थे यूके में। मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगा, अभी ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि 5 मैच की सीरीज है, इस पे हम लोग बहुत बातें करेंगे। प्लेइंग 11। नहीं, 3 कंसर्न है मेरे, उसको छोटे छोटा बता दीजिए। चितेश्वर पुजारा, इंडिया के ईशांत शर्मा या मोहम्मद सिराज, और वही जिसकी बात विहारी की आपने बात की, तो विहारी का तो आपने सॉर्ट कर दिया है कि ओपनिंग करा सकते हैं। सिराज या ईशांत, सीधा जवाब, और क्यों? सिराज और बुमराह में मैं सिराज चुनूंगा। सिराज और बुमराह में बुमराह ईशांत में, खिलाएंगे आप? हाँ, क्यों? ईशांत खिलाऊंगा, ईशांत बुमराह। क्योंकि अगर आप न्यूजीलैंड के खिलाफ देखें, मैं सिर्फ न्यूजीलैंड पे बेस कर रहा हूँ ये चीज़। मैंने ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट प्रैक्टिस मैच नहीं देखे, नहीं फॉलो किया, नहीं देखा बुमराह ने कैसा परफॉर्म किया। बुमराह की जो, अगर हम लेंथ की बात करेंगे, टेक्निकल हो रहा मैं काफ़ी, कि लेंथ शॉर्ट थी, शॉर्ट पिच बॉल, शॉर्ट लेंथ वो थी, तो उन्हें थोड़ा लगभग फुल हर करना बॉलर था। की थी, लगभग हर बॉलर की थी वो। हर बॉलर की थी, लेकिन ईशांत की लाइन ने दोबारा अच्छी थी, शामी की तो अमेजिंग ब्रिलियंट थी। लेकिन बुमराह ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया था मुझे सीरीज में। एंड थोड़ा वही लाइन एंड लेंथ का इशू था। जब सिराज बॉल कराता है, आई फील ही विल मेक समथिंग हैपन। बुमराह के साथ वो फीलिंग नहीं आई, ना ही न्यूजीलैंड की टूर पे आई, ना ही इंग्लैंड की टूर पे आई। वो 2 टूर हो गए सर। ईशांत शर्मा के अगर देखेंगे, इंडिया में भी अच्छा परफॉर्म किया इंग्लैंड के खिलाफ, और यहाँ भी अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ, अच्छी बॉलिंग कराई थी। सो बुमराह को मैं, आई विल टेक आउट ऑफ कंटेंशन एंड प्ले मोहम्मद सिराज। लेकिन नोइंग विराट कोहली, ही विल बैक जसप्रीत बुमराह एंड द काइंड ऑफ एबिलिटी ही पोजेसेस, वो खेलने वाला है, वो सबको पता है। सो मोहम्मद सिराज हैज टू वेट फॉर 2 मैचेस, उसके बाद बुमराह जो भी शिफ्ट होता है, ईशांत को इंजरी होगी या फिर सिराज को नहीं इवेंचुअली नहीं, खेलना पड़ेगा। खिलाना सो तो सबको दिस, पड़ेगा, क्योंकि 5 बॉलर जो हैं पांचों टेस्ट तो नहीं खेल पाते, खेल सकते हैं, वरना इंजरी प्रॉब्लम बहुत बड़ा होगा। और मैं इस बुमराह की बात से आपका याद आए, बुमराह का थोड़ा इशू है, बैक इंजरी के बाद जब से आए हैं वो थोड़ी सी इशू है। और मैंने शोएब अख्तर का इंटरव्यू देखा था, उसमें मतलब वो 90% बात तो प्लेइंग फॉर द गैलरी करते हैं शोएब अख्तर, लेकिन 1% जो बात, फेंटे मारे हाँ, ऐसे से फेंटे मारे। फैटे मारते हैं वो। लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी शोएब अख्तर की, जो उन्होंने बोली थी कि बैक के बैक ऑपरेशन के बाद, अब जब बैक ऑपरेशन हुआ था कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बैक प्रॉब्लम थी उनकी, उसके बाद अब स्ट्रेस जब भी फ्रैक्चर। हाँ, जब भी वो आते हो तो आप यू कांट बी द सेम बॉलर, मतलब जैसा आप बॉलर थे
और इंडिया को बड़ी सावधानी से, बड़ी केयरफुल रहना पड़ेगा बुमराह के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि उनको हम ओडीआई और टी20 जो उनका स्पेशलिटी है उससे भी खो दें। तो मैं हाँ मुझे नहीं लगता कि उनको ज्यादा पुश करना चाहिए। मैक्सिमम 2 टेस्ट मैचेस, पांचों टेस्ट मैचेस नहीं खिलाने चाहिए। हमारे पास सिराज है, सिराज मुझे आइडियल टेस्ट बॉलर लगता है। सिराज आइडियल टेस्ट बॉलर है, जैसे फ्लो में, जैसे अग्रेसिव होके बॉलिंग वो करता है। मेरे ख्याल से वो ईशांत और शमी शमी को कॉम्प्लीमेंट करेगा। और दूसरी बात जो मैंने बोली आपसे, चेतेश्वर पुजारा, लास्ट सीरीज है उनके लिए, अगर वो अच्छा नहीं कर पाए, हम्म। क्या तो लगता है सर आपको? मैं चितेश्वर पुजारा को हमेशा की तरह मैं एक चांस देना चाहूंगा सर, क्योंकि 2 साल में 28 का एवरेज है सर। मतलब वी सर लव, ऐसा नहीं है वी लव चितेश्वर पुजारा, हम जानते हैं कि उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी 2 साल में 28 का एवरेज है। सर मैं क्या बोलूं, आई थिंक आई विल बैक हिम। चितेश्वर पुजारा, वी नीड अ प्लेयर लाइक हिम, क्योंकि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का टूर उनका इट वाज नॉट ग्रेट, बहुत अच्छा नहीं खेले थे। नीदर बट एक चीज न्यूजीलैंड। उन्होंने दी थी, वो थी स्टेबिलिटी। नीदर न्यूजीलैंड, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखेंगे उन्होंने 50 जितने भी 50-55 रन मारे थे, उसके साथ साथ कितनी पार्टनरशिप हुई थी वहाँ, अगर आप देखोगे पुजारा वाज देयर, वो 2 पार्टनरशिप एटलीस्ट दे रहे थे। इंग्लैंड के टूर में नहीं चल पाए बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, ट्रेनिंग नहीं थी, पूरी टीम अच्छा नहीं खेली, लेट्स उसे हटाते हैं। लेकिन आई थिंक पुजारा को थोड़ा टाइम देना चाहिए अभी, कंसिडरिंग मैं ओपनिंग गेम तो खिलाऊंगा उन्हें, ओपनिंग 2 गेम्स आई विल गिव इट टू पुजारा विच इज 4 इनिंग्स, मैं 4 इनिंग्स पुजारा को दूंगा। एंड अभी उन्होंने टाइम बिताया है इंग्लैंड में, काउंटी क्रिकेट भी खेले हैं, सो ही हैज अ नॉलेज ऑफ द गेम, सो आई थिंक ही विल रिकवर। वी नीड टू ट्रस्ट हिम एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल, एज अ प्लेयर, एंड आई पर्सनली ट्रस्ट पुजारा। सो आई थिंक हाँ देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 2 साल तक इससे पहले परफॉर्म किया है। और बिल्कुल इससे ज़्यादा बड़ा कंसर्न मेरा, बिल्कुल हाँ ये बात इससे आपकी ज़्यादा सही बड़ा लगी मुझे। कंसर्न, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ तो इससे ज़्यादा बड़ा कंसर्न मेरा अजिंक्य रहाणे था। न्यूजीलैंड की सीरीज से पहले कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन ही प्रूव्ड हिमसेल्फ न्यूजीलैंड के मैच जो अच्छा खेले थे, दोनों बार चूतिया तरीके से आउट हुए थे, बट ही प्रूव्ड हिमसेल्फ। तो मैं ये बोलूंगा कि पुजारा के साथ आई स्टिक विद पुजारा। नहीं, मैंने इसलिए नहीं कहा, 2 मैच की बात नहीं, मैं तो पांचों मैच खिलाऊंगा, लेकिन शायद टीम मैनेजमेंट ऐसा ना सोचे। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अगर पुजारा इन 5 मैचों में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो आई थिंक दैट विल बी एंड, आई थिंक। क्योंकि अगर आप एक लॉजिकल चाहिए कि अगर आप न्यूजीलैंड इंग्लैंड टूर पे नहीं चल पाए, तो जैसा ये मैनेजमेंट है, मुझे लगता है बैक भी कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी नए प्लेयर को चांस देना चाहिए जो डोमेस्टिक में अच्छा कर रहा हो। जैसे ईश्वरन जैसा प्लेयर है जो डोमेस्टिक में अच्छा कर रहा है, और पुजारा क्योंकि बहुत टाइम से खेल रहा है, पुजारा का आउट ऑफ फॉर्म है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ टेस्ट मैच वो खेलते हैं। तो मुझे लॉजिक सही लगा कि 2 टेस्ट मैच देते हैं, देखते हैं। लेकिन मुझे जो मेरा पर्सनल मानना है कि अगर ये टेस्ट सीरीज में पुजारा ने अच्छा नहीं किया, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम। और पुजारा का मैं एक और बात बोलूंगा, जो बोल रहे हैं आई डिसएग्री थोड़ा सा, कि मैं नहीं मानता उनका करियर खत्म होगा, क्योंकि रिद्धिमान साहा अभी भी टीम में है, तो आई डोंट थिंक कुछ होने वाला है पुजारा को। नहीं नहीं, उस रिद्धमान शाह का दूसरा रीजन है। रिद्धमान शाह है क्योंकि पंत के जो टेस्ट कीपिंग है इंडिया में, रिद्धमान शाह से अच्छा कीपर कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि टेस्ट कीपिंग के लिए, और वो पंत से भी अच्छे कीपर हैं, लेकिन पंत बैटिंग में उनसे ले जाते हैं नंबर। लेकिन रिद्धिमान शाह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो कीपिंग एबिलिटी उनकी बहुत ही बढ़िया है। तो वो अलग रीजन है, लेकिन इंडिया में बैट्समैनों की कमी नहीं है। स्पेशली अगर आप देखेंगे, जब सब फिट होंगे, तो केएल राहुल को नंबर 3 पे फिट करने की कोशिश की जाएगी, शुभमन गिल को नंबर 3 पे फिट करने की कोशिश की जाएगी। जितने भी प्लेयर जो भी आएंगे, सूर्य कुमार यादव अगर खेलते हैं, पृथ्वी शॉ, क्योंकि हमारे पास ओपनर बहुत है। और आपको पता है उनकी क्वालिटी को हिसाब से, इन तीनों में से ऐसा नहीं है किसी को आप लेफ्ट आउट कर सकते हैं, तो नंबर 3 पे आप फिट करेंगे किसी ना किसी को। इस और ये पॉइंट ये पॉइंट देखते हुए मैंने बात बोली है। और आप पृथ्वी शॉ जब आते हैं, आप उनको गेम देंगे खेलने के लिए? पृथ्वी शॉ पहले 2 टेस्ट मैच तो नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि क्वारंटाइन का इशू है। लेकिन उसके पहले 2 टेस्ट मैच में अगर परफॉर्मेंस रही, तो मुझे नहीं लगता कोई चेंज करने की जरूरत है।
लेकिन पृथ्वी शॉ जैसे फॉर्म में है, मुझे कोई डाउट नहीं होगा कि पृथ्वी शॉ को गेम मिले, क्योंकि पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव में पृथ्वी शॉ इज मोर आई थिंक सूटेड टू टेस्ट क्रिकेट, और वो ज़्यादा बेटर करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है हमारी ओपनिंग की, वो पहले 2 टेस्ट मैच में ओपनर्स पर डिपेंड करेगा कि वो कैसा करता है। चलो चलिए, इंडियन टीम की बात हो गई। टीम 11 की अगर हम बात करें, टीम 11 आपकी क्या रहेगी, आप बताएं जल्दी से। कौन कौन इंजर्ड है? बहुत लोग, ठीक है। आप तो बताइए, मैं बता दूंगा कौन इंजर्ड है। सर पहला मेरा ओपनर रोहित शर्मा, केएल राहुल। हम्म, फर्स्ट डाउन पे मेरे पास आएंगे चेतेश्वर पुजारा। ठीक। सेकंड डाउन पे विराट कोहली। हम्म, थर्ड डाउन पे हमारे अजिंक्य रहाणे। ठीक है। फोर्थ डाउन पे जो आई अजिंक्य थिंक रहाणे का लेकिन डाउट है कि इंजरी का स्केयर है, लेकिन अजिंक्य रहाणे नहीं होंगे तो हनुमा विहारी। हनुमा विहारी। हाँ, भी अ, वही फिर चॉइस ही वही है। और फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत। हनुमा विहारी के बाद ऋषभ पंत, फिर रविंद्र जडेजा, फिर मैं जाऊंगा अश्विन। आर आर अश्विन, और फिर उसके बाद 3 बॉलर कौन होंगे बाकी? 3 बॉलर आपके पहले टेस्ट में। सिराज, मोहम्मद शमी, और ईशांत शर्मा। और मैं शायद से रविंद्र जडेजा की जगह कोई और मेरे पास अगर अच्छा बैट्समैन है तो मैं उसको खिलाऊंगा। बैट्समैन अभी अपने पास कोई नहीं है, यही है अपने ऑप्शन। लेकिन मुझे लगता है कि रहाणे फिट भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी कोई न्यूज़ नहीं आई उनके लिए। मुझे लगता है कि पहला टेस्ट मैच बुमराह अगर को देना चाहिए, और बुमराह अगर को पहला टेस्ट दिया जाएगा। और ईशांत की जगह मैं सिराज को खिलाऊंगा। ईशांत अच्छे बॉलर है, नो डाउट, लेकिन मुझे लगता है अभी सिराज ज़्यादा रिदम में है। बट आई थिंक बुमराह रिदम में नहीं है, मैं ईशांत की जगह बुमराह रखूंगा। और मैं एक और बात, अगर रहाणे फिट हैं तो मैं जडेजा की जगह हनुमा विहारी खिलाऊंगा। हाँ, वो सूट करता है, लेकिन जडेजा ने जैसे बैटिंग की है प्रैक्टिस मैचेस में, बैटिंग उनकी काफ़ी इंप्रूव हुई है। तो देखते हैं टीम मैनेजमेंट का डिसीजन, लेकिन हमारा टीम का डिसीजन यही होगा कि अब 5 बैट्समैन, 1 कीपर, 5 बॉलर। 5 बॉलर्स में जडेजा अश्विन दोनों आएंगे, कि जडेजा को हटा के वाई बिहारी को लाएंगे, डिपेंड करता है उस पर। एक बात मैं करना चाहूँगा कि बहुत ही कंट्रोवर्सी एक आई है कि पाकिस्तान ने एक लीग स्टार्ट की है, डोमेस्टिक लीग की है उनकी कोई, कश्मीर प्रीमियर लीग स्टार्ट की है। इस पे आपका क्या कहना है? पहले आप बताइए, फिर मैं बताता हूँ। सर एक सेकंड, मेरे को बेसिकली अभी मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स से एलर्जी है। तो मैं तो सर देखिए, जहाँ तक कश्मीर प्रीमियर लीग आई है, आई थिंक अगर मैं पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट से देखूँ तो काफ़ी अच्छा मूव है पाकिस्तान के द्वारा। क्रिकेट को हमेशा पॉलिटिक्स से जोड़ा उन्होंने, और नहीं, वैसे बहुत मैं सीधा ये क्यों आई क्या नहीं आई, इस पे हम लोग नहीं जाते। मैं सीधा ये बात करना चाहूंगा, जो मेन पॉइंट है कि ये पाकिस्तान ने सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया है, और इंडिया उनके ट्रैप में फंस गया। मुझे ये नहीं पता। आई थिंक बीसीसीआई इज टू स्ट्रॉन्ग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बॉडी इन वर्ल्ड क्रिकेट। कोई पंगा नहीं लेगा, कोई प्लेयर पंगा नहीं लेगा कश्मीर प्रीमियर लीग में खेलने के लिए। बट आई थिंक यहाँ पे द मेन इशू इज कि क्रिकेट को पॉलिटिसाइज किया जाता है। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह रहने देना चाहिए। इट शुड बी ट्रीटेड और कंबाइंड विद पॉलिटिक्स। तो क्योंकि गंद मचता है अब हमें पता है गंद मचता है क्योंकि देर इज अ रीजन विराट कोहली के अंडर इंडिया नहीं जीतता वर्ल्ड कप या फिर कोई भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, बिकॉज पॉलिटिक्स। तो उस पॉलिटिक्स को एलिमिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिकॉज स्पोर्ट्स के नज़रिए से देखना चाहिए। जब कश्मीर प्रीमियर लीग मान लो आप करा रहे हो, सो सर्टेन हॉस्टिलिटी क्रिएट हो जाए गेम को लेके भी, टीम्स को लेके भी, प्लेयर्स को लेके भी, विच इज़ नॉट इन द स्पिरिट ऑफ द गेम। सो आई थिंक मेरा बस ये मानना है कि आई कंडेम दिस। ऐसा पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए किसी गेम को। मैं ये नहीं बोलता इंडिया अच्छा है कि पाकिस्तान अच्छा, कौन सही कौन गलत, आई डोंट सपोर्ट इंडिया, बट मैं बोल रहा हूँ कि एज अ स्पोर्ट ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर मान लो इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो भी कुछ भी मैच हो रहा है, मतलब ऐसे बीजेपी सिर्फ हिंदुओं के लिए लीक कराती है, तो काफ़ी पॉलिटिक्स हो रही है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
स्पोर्ट्स में, so that's what I believe. बिल्कुल सही बात बोली आपने। मेरा मानना तो पहले से ही यही था, और मैंने आपको व्हाट्सएप में बताया भी था कि पाकिस्तान सिर्फ ये इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको एक लेवरेज चाहिए, वरना कोई भी कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही होती, खत्म हो गई होती, कोई ध्यान भी नहीं देता। लेकिन हर्षल हम्म, गिब्स ने ट्विटर पे लिख दिया है कि बीसीसीआई उनको फोर्स कर रही है कि आप ना जाएं। ये बीसीसीआई का रूट है, इंडियन गवर्नमेंट का रूट है। पॉलिटिक्स में हम पढ़ते नहीं है, लेकिन जितनी पब्लिसिटी इनको कमेंट कर करके दे दी है, मुझे नहीं लगता है कि दे डिजर्व इट। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा देखने की हैं। ओलंपिक में जैसा उनका परफॉर्मेंस है, बाकी हर चीज़ में जैसा उनकी हॉकी टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाई ओलंपिक के लिए, तो दैट इज फैक्ट, बिकॉज पाकिस्तान हॉकी के फैन रहे हैं हम लोग। इंडियन हॉकी और पाकिस्तान हॉकी साथ में हमेशा चली है, तो उनको उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से not इसमें कुछ not कुछ not not only हॉकी, उनका क्रिकेट भी देख लीजिए। अभी इंग्लैंड से पछाड़े गए हैं वो लोग, इंग्लैंड की बी टीम से, जिस टीम को हम वीक बोल रहे हैं, उस टीम ने उन्हें पकड़ पकड़ के हराया। आई थिंक इट्स सही वेरी बात है। सैड पाकिस्तान क्रिकेट, उनके पास स्पॉन्सर्स नहीं उनकी टी शर्ट के लिए। अच्छा, और ये बात करते हैं कश्मीर प्रीमियर लीग स्टार्ट करने की, सो आई थिंक इट डजंट मेक एनी सेंस ऑल टुगेदर। बट अगर आपका प्राइम मिनिस्टर ही क्रिकेटर हो तो आप दिस वाज एक्सपेक्टेड। बट बट अगर इसको थोड़ा सा दूसरे नजरिए से देखा जाए, तो इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक फॉर पाकिस्तान। मुझे लगा कि मास्टर स्ट्रोक है पाकिस्तान के लिए कि ऐसी इतनी पब्लिसिटी मुझे नहीं लगता है कि इतने पैसे खर्च करके भी उनको मिलती, जितनी पब्लिसिटी उनको मिल गई है। और हर्षल गिफ्ट को कौन, मुझे नहीं लगता हर्षल गिफ्ट को उनके घर के आसपास भी कोई जानता है। अब हर्षल गिफ्ट से वैसे भी करप्शन के चार्जेस बहुत सारे हैं, और वो इंडिया के अगेंस्ट हमेशा चीजें करेंगे, तो उसमें मुझे कोई ऐसा डाउट नहीं है कि हर्षल गिफ्ट ने ऐसा क्यों किया होगा। तो इस टॉपिक से मूव ऑन करते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 100 ओवर 100 बॉल क्रिकेट। 100 बॉल क्रिकेट में आपका क्या फर्स्ट क्या रहा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा? पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, जिसने भी 100 देखा है वो प्लीज कमेंट कीजिए। और मैं 2 हफ्ते बाद देखने वाला हूँ कि किसने कमेंट किया। और आप जानते हो क्या, कोई कमेंट नहीं करेगा, पता है क्यों? क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं। क्योंकि क्योंकि सर 100 का जो कॉन्सेप्ट है मुझे समझ नहीं आया। एक तो काफ़ी यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी क्रिकेट को बेसिकली रेनेसांस लाना चाहते हैं, क्रिकेट में नया क्रिकेट बनाना चाहते हैं, मोर पॉपुलर अमंग द मासेस। स्पेशली फॉरेन में, इंडिया में तो क्रिकेट पॉपुलर है ही, चाहे टेस्ट करा लो, चाहे ओडी है, चाहे क्यों भी करा लो, क्रिकेट पॉपुलर है। गली मोहल्ले बट की क्रिकेट भी चलेगी गले इंडिया में तो। गले गिरा लो की बात है कि गोरे लोगों के लिए, फॉरेनर्स के लिए काफ़ी उन्हें एक्साइट करना है, क्रिकेट एक्साइटिंग बनाना है। तो जैसे आपकी और मेरी बात भी थी, आपने बोला कि बाउंड्रीज काफ़ी शॉर्ट हो गई हैं, 5-5 के मल्टीपल में बॉल करा सकते हैं आप। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट नया लगा मेरे को, बट एट द एंड ऑफ द डे जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिकेट है वो सेम रह रहे हैं। तुम्हें छक्के मारने, शॉट्स तुम स्कूप ही मार रहे हो, तुम स्ट्रेट का मार रहे हो, तुम लेफ्ट का मार रहे हो, बस तुम। सो मेरे को ऐसे कुछ नया नहीं लगा। बट हाँ, हन, अगर हाँ बोलिए। और अगर आई थिंक इससे बस एक चीज़ अच्छी होती है 100 से, बस मैं एक ही फायदा मानता हूँ 100 का, क्या है, गेम तो चलो शॉर्टर होती जा रही है, बट अगर इससे, इंग्लैंड इज अ बिग नेशन, वेस्टर्न जो पार्ट है वर्ल्ड का, वहाँ पे क्रिकेट इज नॉट फेमस। वेस्टर्न पार्ट में अगर हम देखेंगे, करेबियंस में और इंग्लैंड में और साउथ अफ्रीका में फेमस है क्रिकेट। अगर हम उस मासेस को अपील कर रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है ये स्पोर्ट, और उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देन इट्स गुड फॉर क्रिकेट ओवरऑल ऑन एन इंटरनेशनल स्केल। सो आई थिंक यही मेरे को 100 का फ़ायदा दिखता है। और जब आप गेम की बात करेंगे, मैंने ज़्यादा मैचेस देखे नहीं, थोड़ी बहुत हाइलाइट्स देखी, फैन कोड पे आता है, तो बस ये बोलूँगा 100 के बारे में कि मैं, वी हैव टू गिव इट टाइम, आईपीएल को भी टाइम दिया गया तो हम। हेलो, नेटवर्क इशू आ गया लग रहा है। तो बेसिकली 100 को लेके प्रागो के जो व्यूज हैं, आई रिस्पेक्ट हिज व्यूज। लेकिन मुझे 100 को लेके दो तीन चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा। पहला चीज है कि हर जैसे बचपन में सब स्कूल में जाते होंगे, कॉलेज में जाते होंगे, तो आपका एक दोस्त होता है जो सिंपल सी प्रॉब्लम के बहुत ही टफ, बहुत ही डिफिकल्ट सोल्यूशन बताता है। जो चीज सिंपल से सॉल्व हो सकती है वो डिफिकल्ट सोल्यूशन। तो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड
ने एक सिंपल सी प्रॉब्लम को, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम थी कि उनको यूथ को इंट्रोड्यूस करना था, क्रिकेट ग्लोबलाइज करना था, बहुत सारी चीजें जो करनी थी, उन्होंने इस चीज को कॉम्प्लेक्स कर दिया है। अगर हम अपने साउथ ईस्ट एशिया के ऑडियंस को देखें, जो कि एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, मेल ऑडियंस नहीं, फीमेल ऑडियंस, बहुत सारी ऑडियंस इसलिए क्रिकेट नहीं देखती है क्योंकि वो कहते हैं इसके रूल्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्स हैं। और आप कॉम्प्लेक्स रूल स्पोर्ट्स के जिसके हैं उसको और कॉम्प्लेक्स बना रहे हो फॉर प्रमोटिंग द गेम। पहली बात ये गलत है कि आप और कॉम्प्लेक्स बना रहे हो। जो प्रॉब्लम आप T20 क्रिकेट आप ला सकते थे, लेकिन आपको क्या था कि आपको कुछ अलग करना था, अलग करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप इंग्लैंड में 2020 क्रिकेट लाते फ्रेंचाइजी बेस, वो भी उतना ही काम करती जितना ये करी, लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं है। दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि आपका स्पोर्ट्स ग्रो करे, तो आप ये चाहते होगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें। और मैं सिर्फ इंडिया का एग्जांपल लूंगा, फैन कोड इंडिया में ब्रॉडकास्ट कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि 99% लोग फैन कोड में है। मुझे नहीं लगता सब क्रिक बस पे या तो स्कोर देख रहे हैं या फिर आस पास से पता कर रहे हैं। तो दूसरा मेजर प्रॉब्लम ये कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, और इंडिया में आप ऐसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप बिग बैश लीग को लें, कैरेबियन प्रीमियर को लीग को लें, वो बड़ी इसलिए बन रही है क्योंकि इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, ये मैं यहाँ पे मिस किया। बस एक पॉइंट जो मुझे लगा कि बहुत अच्छा हुआ इससे, जो हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, कि इससे वुमेन्स क्रिकेट को बहुत फायदा होगा। क्यों फायदा बिल्कुल होगा? क्योंकि एक्साइटिंग बना रहा है वुमेन्स क्रिकेट को। मेल क्रिकेटरों को एक्साइटमेंट की जरूरत ही नहीं थी दोस्त, वो ऐसे ही अच्छा कर रहे थे। वुमेन्स क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। अपने प्लेयर्स जाके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे। तो अंडर क्रिकेट को टाइम देना चाहिए, नो डाउट, हर चीज को टाइम देना चाहिए। बट मुझे सिंपल से लगा, अगर 3 वर्ड में कहूंगा, कि सिंपल सी प्रॉब्लम को बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना दिया है इस क्रिकेट फॉर्मेट। और तो अगर आप कुछ ऐड नहीं करना तो हम आगे बढ़े। ये सर बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से जो मेन क्रिकेट के टॉपिक्स थे तो हमने कर दिए, कवर कर लिए। हाँ अब हम बात करते हैं फुटबॉल पे। फुटबॉल पे हम लोग पहले एक बता दे बात, कि फुटबॉल पे हमारा एक शो हम लोग अलग से ला रहे हैं, सेगमेंट फ्राइडे फुटबॉल, जो हर फ्राइडे से पहले आएगा। ये हम लोग सेगमेंट स्टार्ट करेंगे जो प्रीमियर लीग या फिर सारी लीग से स्टार्ट होने वाली होंगी। तो फुटबॉल पे हम छोटी सी बात करेंगे, उस पर उसके बाद हम अपना पॉडकास्ट खत्म करेंगे। पुट को क्या कह रहे थे, अभी ट्रांसफर सीजन चल रहा है। ट्रांसफर सीजन में सबसे जो टॉप 5 इम्पैक्टफुल जो रहे हैं ट्रांसफर, उसके बारे में बताइए। और स्पेशली मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे, इस टीम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सैंचो भी आ गया है इसमें, और वरान भी आ गया है, और एक बाकी सबकी बात चल रही है। तो पहली बात, टॉप 5 जो साइनिंग्स है आपकी, समझ ली। सबसे पहली स्टॉप इम्पैक्ट सबसे इम्पैक्टफुल साइनिंग जो मेरे को लगी वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड से स्टार्ट करते हैं। राफाएल वरान सबसे बड़ी साइनिंग, सबसे इम्पैक्टफुल साइनिंग यूनाइटेड के लिए। सेंटर बैक की जरूरत थी, सेंटर बैक मिला है। और हैरी मैग्वायर लेफ्ट साइड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राफेल वरान, आयरन वन-बिसाका, ल्यूक शॉ बहुत अच्छी पार्टनरशिप होने वाली है। यूनाइटेड पिछली बार सेट पीसेस में खा रहा था एरियली। राफेल वरान इज अमेजिंग कंबाइंड विद हैरी मैग्वायर। आई थिंक सेट पीसेस बहुत अच्छे से डिफेंड कर सकते हैं, तो यूनाइटेड के लिए अच्छा है राफेल वरान। दूसरा जेडन सैंचो। यूनाइटेड का अगर आप अटैक देखते हैं तो उनका अटैक लेफ्ट साइड से आता था हमेशा, मार्कस रैशफोर्ड से होके ही यूज्ड टू चैनल द अटैक। बट अब राइट साइड में तो वो बैलेंस मिलेगा। एरन वन-बिसाका उतना अटैक नहीं करते थे, तो राइट साइड हमेशा खाली रहती थी। सो आई थिंक उसकी वजह से सही भी बात। क्या होता था, जब जब एरन वन-बिसाका आगे जाते थे अटैक करने, तो पीछे काफी स्पेस रहती थी। तो अगर आप हम्म। देखेंगे स्टेटिस्टिकली, मोस्ट ऑफ द गोल्स यूनाइटेड ने जो कंसीड किए वो सारे राइट हैंड साइड से आए हैं। अब एरन वन-बिसाका पीछे रहेंगे, जेडन सैंचो अपनी पोजीशन में खेलेंगे, सो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया इस टाइम पे। सेकंड जेडन सैंचो। थर्ड में रहूंगा लिवरपूल के जो प्लेयर हैं इब्राहिमो कोनाटे। हम्म। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी गेम चेंजर। मेरी बात करेंगे तो लिवरपूल पिछले साल डिफेंसिवली उतना अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। वर्जिल वैन डाइक इंजर्ड हो गए, जो गोमेज इंजर्ड हो गए, मैटिप हमेशा इंजर्ड रहते हैं, तो दे डिडंट हैव एनी प्लेयर्स। और अब इब्राहिम कोनाटे आने के बाद अगर आप एक्सपेक्ट करें लिवरपूल गोल कंसीड करे, आई डोंट थिंक सो। अब ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड और एंडी रॉबर्टसन को दे हैव द लाइसेंस टू मूव फॉरवर्ड बिकॉज दे हैव टू गुड डिफेंडर्स। तो आई यार थिंक मेरे, इब्राहिम हाँ, कोनाटे ये पॉइंट बहुत अच्छी। आपका सही है, सही है, लेकिन मुझे लगता है मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कुछ,
कि लिवरपूल की प्रॉब्लम वैन डाइक के जाने से डिफेंस तो इनका इशू था ही, लेकिन उनका लेफ्ट साइड साने का परफॉर्मेंस बहुत खराब था पिछले सीजन, और उसमें काफी इम्प्रूव करना पड़ेगा। हेंडरसन माने का भी, माने हेंडरसन, हाँ सॉरी, साने नहीं, माने। सो और हेंडरसन का भी इशू थोड़ा सा लग रहा है, तो मुझे लगता है मिडफील्ड में भी इशू आने वाले हैं उनको। तो सही बात है, डिफेंस उनका अच्छा होगा, नो डाउट, क्योंकि वर्ल्ड क्लास डिफेंडर्स हैं और अटैकर्स हैं, फुल बैक भी। लेकिन मुझे लगता है लिवरपूल अच्छा साइनिंग है उनके लिए। सर मेरे को पता हूँ अभी हंसी क्यों है, क्योंकि आपने बोला साने नहीं माने, मुझे मतलब उस पे हंसी है, बट आई थिंक हाँ। और अगर हम बात करें क्रिएटिव स्पार्क की, वो इतने चांसेस भी क्रिएट नहीं कर रहे थे लिवरपूल, बट हेंडरसन, फेबिनियो था, अल्कांट्रा इस बार अच्छा परफॉर्म करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आई थिंक लिवरपूल अच्छा परफॉर्म करेगी। और चौथा मैं आता हूँ, आई थिंक जो इस बार एक रेवोल्यूशन होने वाला है, इस प्लेयर का नाम है मेम्फिस डिपाई। मेम्फिस डिपाई, बार्सिलोना, उन्होंने बार्सिलोना। बहुत बहुत अच्छा गोल किया उन्होंने। तो मेम्फिस डिपाई यूनाइटेड के लिए खेले हैं, एज अ विंगर खेलते थे। रोनाल्ड कूमन के लिए वो नेदरलैंड्स में एज अ स्ट्राइकर खेले हैं, उन्हें एज अ स्ट्राइकर देखते थे रोनाल्ड कूमन। और पिछले साल बारसा का अगर आप देखेंगे, वो ब्राइटन थी ला लीगा की सबसे ज्यादा एक्सजी, गोल कोई नहीं मारता था। स्ट्राइकर मार्टिन ब्रैथवे, फिर अपना ये बच्चे बच्चे जो हैं, और पेड्री भी अच्छे हैं उनके पास अभी। तो आई थिंक डिपाई इज द लास्ट पीस ऑफ द पजल फॉर देम, डिफेंस को सॉर्ट आउट करना, लेकिन वो गोल मारेंगे अगर उसको चांसेस मिलेंगे। ही इज अ क्लिनिकल फिनिशर, तो आई थिंक वो गोल मारेगा। तो हाँ, वो भी एक काफ़ी अच्छी साइनिंग है। और एक पांचवी जो मेरे को लग रहा है मोस्ट इम्पैक्टफुल साइनिंग होने वाली है, वो है क्रिस्टियन रोमेरो की। मैं ग्रिलिश और हैरी केन की बात नहीं करूंगा, पहली बात मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वो दोनों साइन होते हैं तो मैन सिटी जीत रहा है, उनको टॉप कोई नहीं टू रोक साइनिंग। सकता फिर। टॉप टू साइनिंग, और वो टॉप टू साइनिंग ऑफ द डेकेड। तुम्हारे पास ऑफ डेब्रोइना द भी है, डेकेड। तुम्हारे पास डेब्रोइना भी है, तुम्हारे पास ग्रिलिश भी है, तुम्हारे पास फोर्डन भी है, तुम्हारे पास हैरी केन भी है, तुम्हारे पास डिफेंस भी तुम्हारा अच्छा है, तुम्हारे क्या चाहिए फिर, तुम्हें यार क्या पता चाहिए। है, ये बात बोल रहा हो तो मुझे समझ में आता है, लेकिन जो एक प्रॉब्लम होती है हर टीम के साथ, जो इंडियन क्रिकेट टीम के साथ प्रॉब्लम है, जब आपके पास ज्यादा प्लेयर्स होते हैं ना, टू तब मनी आप, शेफ्स स्पॉइल द डिश। एग्जैक्टली, यही मैं कहना चाह रहा था। और ग्रिलिश एस्टन विला में जैसा खेलते हैं, मुझे बहुत बड़ा डाउट है कि वो मैन सिटी में वैसे खेल पाएंगे। और जहाँ तक हैरी केन की बात है, आज ये न्यूज़ आई है कि हैरी केन ने ट्रेनिंग में नहीं आया अपनी, या अ, और उनको फाइन वाइन किया जा रहा है टॉटनहम के, क्योंकि जेंटलमैन प्रॉमिस था उनका लेवी के साथ। और टॉटनहम का तो मुझे कुछ नहीं पता, टॉटनहम इज अ क्लब हु इज रन बाय, मुझे लगता है ऐसे मैनेजमेंट है हग्स। उनका कि, ठग्स तो नहीं कहूंगा मैं, मैनेजमेंट ऐसा है कि मतलब जिसे आप भरोसा नहीं कर सकते कि नेक्स्ट मोमेंट पे क्या कर सकता है। तो आपकी टॉप 5 साइनिंग से हो गई, बहुत अच्छी साइनिंग थी। और और मेरी लास्ट साइनिंग तो सुन लो सर, लास्ट साइनिंग तो 5 मेरी है। चलिए बता पांचवी, दीजिए 5। पांचवी बताया नहीं ना सर मैंने आपको, मैंने इन दो को कंसिडर किया नहीं, चार ही बताई थी। और पांचवी सर मेरी है अशरफ हकीमी पीएसजी। अरे वाह, लेकिन पोचेटिनो ने जो हरकत की है अभी कल उसकी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, पॉजिटिव अशरफ ने क्या हकीमी किया, मैंने ध्यान नहीं दिया क्या किया। तो हार गया ना वो अपना मैच, जो एक कप रहता है, जो उनकी जो अच्छा, डोमेस्टिक कप रहता है, और जो उनकी समझ लीग रहती है, जो वो जीतते हैं दोनों, उनके बीच में एक समझ मैच गया, रहता है, समझ गया। तो वो हार गया। जैसा तो इंग्लैंड में होता है ना, इंग्लैंड का चैरिटी शील्ड होता है, क्या होता है, कम्युनिटी शील्ड कम्युनिटी जैसा। शील्ड, हाँ कम्युनिटी शील्ड, तो सही मैं में कहूँगा सही। उनका अशरफ हकीमी या जियानलुइजी डोनोरुमा, ये जो दो प्लेयर हैं, ये इम्पैक्टफुल साइनिंग है। लेकिन ये फिर भी हार गए, मैं तो फिर कुछ नहीं बोलूंगा, बट हाँ ये इम्पैक्टफुल साइनिंग है, बहुत अच्छे डिफेंडर है, बहुत अच्छे कीपर है, और फ्री ट्रांसफर हुए ऊपर से, तो आई थिंक मजा आ गया। वेनाइल्डन भी है, वेनाइल्डन का भी फ्री ट्रांसफर हुआ है। वही मैंने कहा कि हाँ जब आप टॉप 5 ट्रांसफर्स की बात कर रहे थे, हमने डोनारूमा का नहीं लिया। मुझे लगता है कि इस सीजन का सबसे बड़ा ट्रांसफर डोनारूमा था, कोई फ्री में। डोनारुमा, सही और बात, सही बात। जैसा यूरोज में वो खेले हैं भाई साहब, मतलब ऐसा मैंने देखा नहीं है कीपर इतनी ज्यादा रीच हो जिसकी, इतना इम्पैक्टफुल हो, इतना अच्छा टेक हो। तो देखते हैं क्या सीन होता है उनका।
और अगर मैं बोलना चाहूंगा कि अगर लोकाटेली यूवेंटस लोकाटेली को साइन कर लेती है तो आई थिंक टॉप साइनिंग, टॉप प्लेयर है वो। हाँ, या मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस बार यूवेंटस का थोड़ा इशू होने वाला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, क्योंकि जो उनके कोच चेंज हुए हैं और जैसे उनके कमेंट्स हैं क्रिस्टियानो के बारे में या और किसी प्लेयर, जैसे बनुची से उनका जो रिलेशनशिप है वो सबको पता है। तो मुझे लगता है कि इस बार बहुत सारा सीरिया ए देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे फेवरेट जोजे मोरिनियो भी हैं और वहाँ पे जो थिएटर होने वाला है, इट विल बी रियली फन टू सी दैट। और तो एक और अगर आप साइनिंग की बात करें तो मोरिनियो भी अच्छी साइनिंग है रोमा की। मोरिनियो तो सीरिया सीरिया ए में मेरे ख्याल से जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो डबल हो गए होंगे, और मोरिनो के लिए एस रोमा के लिए, लेकिन मोरिनियो अलग ही, उनका इम्पैक्ट ही अलग है। तो और किसी चीज के बारे में बात करना चाहेंगे आप, आओ कुछ और। बस मैं एक लास्ट चीज़ की बात करना चाहूँगा, वो है हमारा F1। मैंने कल F1 की रेस देखी, मैं देखता नहीं यूजुअली, तो कल कुछ आ नहीं रहा था, मैं बोर हो रहा था, मेरे को कुछ देखना था स्पोर्ट्स, तो F1 देखा मैंने। तो अच्छा लगा मुझे काफ़ी F1। तो कल जो मैंने F1 देखा वहाँ पे लुइस हैमिल्टन नाम का एक ड्राइवर था, वो सबसे पीछे चल रहे थे बिकॉज ऑफ सम कोलिजन हैपनिंग, ही वाज इन द 16th नंबर। तो रेस जब एंड हुई, ही एंडेड इन द थर्ड पोजीशन। या सारे सारे रेसर्स को पीछे छोड़ा, वो थर्ड आए, और जैसे ही वो पहुंचे वो ही पास्ड आउट, उनको मतलब फेंट हो गए, ही वॉज वेरी वीक। तो बेसिकली क्या था कि उनको कोविड के भी इश्यूज हैं, जिसकी वजह से समझ रहा हूँ। उनको हम्म। उनको फटीग आ गई। सो ह्यूमन एलिमेंट आता है कि ही वाज टायर्ड, ही कुडंट ड्राइव, बट स्टिल ही लास्ट से वो थर्ड आया because of his skills and his grit. So I think these are the stories जिसके लिए हम स्पोर्ट्स देखते हैं. So it was and this is a reason why Lewis Hamilton is regarded as one of the greatest drivers ever. तो आई थिंक हाँ, मुझे वो चीज़ काफ़ी अच्छा लगा। तो ये तो रेस में टॉप थ्री में कौन था? तो टॉप थ्री में ओकान था, एक प्लेयर नाम था ओकान कर का। सेकंड था सेबेस्टियन वेटल, जिसका कुछ इशू हुआ था, कुछ उनके F1 को लेकर भी, वो फ्यूलिंग का इशू था, रिफ्यूलिंग का इशू था, तो अभी वो ऑयल कर सैम रहे हैं। ऑयल सैम्पलिंग में नहीं गया था उनका। हाँ, और तीसरे थे हमारे लुइस हैमिल्टन। तो अगर वो पकड़े जाते सेबेस्टियन वेटल तो लुइस पकड़े हैमिल्टन गए, फिर लुइस हैमिल्टन सेकंड नंबर पे आ गए थे। सेकंड नंबर पे आ गए थे, अगर तो वैसे हम देख सकते हैं। सीजन सीजन ब्रेक लिया F1 ने भी, और नंबर वन पे मर्सिडीज है, सेकंड नंबर पे फरारी या रेड बुल, मुझे याद नहीं है, मैं इतना फॉलो नहीं करता। तो ये सीन हुआ। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी मेरे दिमाग में है कि उबर और ओला इसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं? क्या कहते हैं, क्या आपको क्या लगता है? उबर की अगर गाड़ी होगी और कोई चला रहा होगा F1 पे, क्या रीजन हो इस, सकता है कि वो नहीं जाता है? इसके लिए तो हमें सेकंड यूट्यूब चैनल खोलना पड़ेगा जहाँ पे हम अनकवर करते हैं बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स। बट हाँ, अभी उबर ओला इसमें इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते सर, पता नहीं, हमें बात करनी पड़ेगी उबर ओला से। बट आई अच्छा, थिंक वैसे अच्छा आइडिया मेजर हो रीजन सकता है, है। बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है, बट आई थिंक मेजर रीजन जो है, कोई रीजन नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो काफी टेक कंपनीज है, जैसे कॉग्निजेंट हो गई, कैपजेमिनी हो गई, फिर अपनी स्प्लंक हो गई, इनका कुछ लेना देना नहीं है मतलब ऑटोमोबाइल से डायरेक्टली, बट ये भी इन्वेस्ट करती हैं टेक कंपनीज भी। आई थिंक ओला मुझे और उबर मुझे भी कर लगता है ये ट्वीट हम लोग को एलन मस्क को करना चाहिए, क्या पता वो टेस्ला भी निकाल लें F1 पे, कोई भरोसा नहीं उनका। तो पता और नहीं, मेरे ख्याल से, इलेक्ट्रिकल और प्रोसेसर लेके हाँ, आएगा और कोई बात नहीं है। और आपको इससे। मतलब इस हफ्ते के सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए। अब नेक्स्ट हफ्ते आपको मिलते हैं। और क्योंकि अब थोड़ा सा हम लोग के पास टाइम भी आने लगा है और थोड़ा सा हम लोग सोच भी रहे हैं, तो अभी हम लोग का अब कुछ अलग फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम लोग कंसिस्टेंट रहे और लगभग रोज कंटेंट देने की कोशिश करेंगे आपको। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दैट। और और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि हम आपको कंटेंट देंगे, लेकिन आपको कंज्यूम भी करना है गाइस, तो प्लीज कीजिए। वो तो कंटेंट तो हमने यूट्यूब के देंगे। वो तो यूट्यूब के ऊपर होगा कितने लोगों तक वो पहुंचा सकता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा यूट्यूब के एल्गोरिथम से, प्लीज यूट्यूब के एल्गोरिथम अगर आप सुन रही हैं तो प्लीज आप ये बात हमारे जो पॉडकास्ट है काफी लोगों तक पहुंचाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा पॉडकास्ट सबसे अच्छा है, मैं ये कहना चाहूंगा कि लोगों तक पहुंचे तो तभी तो रिस्पॉन्स आएगा। तो यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए है ये बात। तो प्रागो शर्मा, गुड नाइट, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक शायद
और भी कुछ स्पोर्ट्स रहेगा, और भी हैपनिंग रहेगा। इंडिया की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, प्रीमियर लीग स्टार्ट होने वाला होगा, और F1 UFC की फाइट्स होंगी, बहुत बॉक्सिंग है। तो गाइस स्टे ट्यून्ड। लोग लोग और सबसे बड़े जो मोहम्मद अली के बाद बॉक्सर लोगन पॉल, उनकी फाइट भी होने वाली है, तो लोगन कीप पॉल टू। की किसके साथ? लोगन लोगन पॉल की फाइट होने वाली है, यूएफसी का फाइटर कौन था, नाम भूल गए, ये जो जेक पॉल टायरॉन वुडली। सॉरी, हाँ, जेक पॉल की होने वाली है। दोनों साले एक ही जैसे लगते हैं, टायरन वुडले, जेक पॉल हो। हाँ। और टायरन वुडली, सो हम मैंने आपको बोला था टायरन वुडली के बारे में, नोटिस किया आपने, सुल्तान मूवी में थे। सुल्तान ओके ओके ओके। सो बहुत अभी यूएफसी भी है, अभी फिर हमारी जो सेलिब्रिटी बॉक्सिंग होती है उसको भी हम कवर करेंगे, फिर टाइसन फ्यूरी, एजे, एंथनी जोशुआ, इन सबको करेंगे। और क्या रह गया, स्काई स्पोर्ट्स को फॉलो करता हूँ गाइस मैं ट्विटर पे, तो जो भी स्पोर्ट वहाँ पे लिस्टेड है सबको करेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो बस काफ़ी चीज़ें रहेंगी चलिए, नेक्स्ट वीक, चलिए, ये काफ़ी अच्छी। चीज वैसे भी एडिट में कटने वाली है, तो तो थैंक यू यार, चल प्रागो, सी ओके सर, बाय, गुड नाइट। यू। ये रिकॉर्डिंग तो रोको।